Hey friends, welcome to our channel. तो कैसे हैं guys? So let's start the story. दादाजी का गुस्सा सुनंदा जी और अर्नव के लिए। ए फ्लैट आगे। इंडिया रात का वक्त। ओबरॉय हवेली। यहाँ का माहौल आज एकदम अलग था। यहाँ राजपूत फैमिली के मेंबर्स भी आए हुए थे और सभी लोगों ने आज टेस्ट पेपर रखा हुआ था, इसलिए ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली काफी वक्त बाद एक साथ डिनर करने जा रहे थे। लेकिन अगर कोई उदास था तो वह थी सुनंदा की काफी उदास होगी भी क्यों ना। आज आयशा की कमी बहुत खल रही थी उनको, लेकिन आज उनकी नतनी उनके पास थी, यानी कि स्नेहा की बेटी समायरा जो पूरे 7 महीने की थी, 2 साल पूरे करने वाली थी। वह जल्दी के साथ आदित्य और सोनाक्षी का बेटा वंश भी मौजूद था जो पूरे 2 साल का था। स्नेहा भी आज विराज के साथ आई हुई थी और वह लोग बैठकर आराम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। स्नेहा अपने माँ के चेहरे को देख रही थी जिस पर इस वक्त गहरी उदासी थी, लेकिन एक झूठी मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई थी। ये देखकर स्नेह के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जानती थी कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, वह सब कुछ जानती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत में जो चीज लिखी होती है उसको कौन बदल पाया है। से यही हाल राजपूत फैमिली और फैमिली का था। उन लोगों ने जो बोया वह पाया। हमेशा तुम लोगों ने एक मासूम सी बच्ची को परिवार से अलग रखा, उसे दुख तकलीफ के साए में रखा। आज वह लोग भी दुख बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे कि आखिर कैसे आयशा ने उसे अकेलेपन में खुद को अकेले पाया होगा। वह तो एक छोटी सी नन्ही सी जान थी, लेकिन फिर भी उसने हर सुख दुख में खुद को अकेले पाया था। वही स्नेह और विराज की शादी बस परिवार की कुछ ही लोगों के बीच हुई थी। हालांकि इसमें दोनों दादाजी यानी कि ओबरॉय फैमिली के दादाजी और राजपूत फैमिली के दादाजी की रजामंदी शामिल थी, इसलिए विराज ने आगे बढ़कर स्नेहा का हाथ थामा था। स्नेहा को भी प्रॉब्लम हुई थी शुरू में इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की, लेकिन विराज ने उसे पूरा टाइम दिया था, इसलिए स्नेहा भी धीरे धीरे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और आज उन दोनों की 7 महीने की एक बेटी है। स्नेहा अपनी लाइफ में खुश थी विराज के साथ, लेकिन अरहान अकेला पड़ गया था। इन 2 सालों में शायद ही किसी ने अरहान को दिखा। अरहान को मन से उठने के बाद अपने पर्सनल विला रहने लगा था। उसे विला में आयशा भी रह चुकी थी। और आज तो कुलभूषण दादाजी अपनी रूम से बाहर आए थे, क्योंकि उन्हें शंकर दादाजी ने बहुत मनाया था, क्योंकि वह जानते थे जो कुछ भी हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कुलभूषण दादाजी को बहुत समझाया। इसके बदले में कुलभूषण दादाजी समझ चुके थे और वह अपने परिवार वालों को माफ कर चुके थे। लेकिन उनके माफ करने और न करने से कुछ नहीं होता, आयशा के माफ करने से मतलब होता है, यही सोच दादाजी की थी। स्नेहा खुद को संभालती है और अपनी बच्ची को देखते हैं जो रो रही थी। स्नेहा उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठती है और अपनी बच्ची को चुप करने लगती है। ऐसे ही सब लोग धीरे धीरे डिनर करते हैं और उसके बाद सब लोग लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं। लिविंग हॉल में बैठकर सभी आइसक्रीम खा ही रहे थे कि तभी कुलभूषण दादाजी और शंकर दादाजी एक दूसरे को देखकर आंखों से ही इशारा करते हैं। उनकी बीवियां भी उन दोनों के इशारे को समझकर एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हुए कुछ बात करती हैं। इसके बदले में वह दोनों फिर से दादाजी की तरफ देखते हैं तो दादाजी सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अर्नव और काशवी के रिश्ते की भी शुरुआत करें। उन दोनों का रिश्ता तो बचपन से तय है। हम चाहते हैं कि एंगेजमेंट भी हो जाए, जल्द से जल्द शादी भी हो जाए। अर्नव जो वहां शांति से बैठकर खामोशी के साथ आइसक्रीम खा रहा था, वह दादाजी के बात सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं और वह अपनी नजर उठाकर दादाजी की तरफ देखा है तो दोनों दादाजी उसे ही देख रहे थे। ये देखकर अर्नव गहरी सांस लेता है और दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है, माफ करिएगा दादाजी, लेकिन अभी हम किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। काशवी के साथ अगर एंगेजमेंट होगी तो तभी होगी जब आयशा यहाँ आएगी वापस। अर्नव का जवाब सुनकर सभी जो दादाजी को देख रहे थे अर्नव को देखने लगते हैं। सुनंदा की आयशा का जिक्र सुनकर उनकी आंखें एक बार फिर नाम हो जाती है। दादाजी आयशा का जिक्र सुनकर अपनी आंखें सख्त कर लेते हैं और अर्नव की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम्हें तो पहले कोई मतलब नहीं था ना, वह जिए हमारे, तुमने ही तो कहा था वह तुम्हारी बहन की खुशियों को नजर लगती है। अब क्या हुआ, अब नहीं लगेगी नजर तुम्हारी खुशियों को? हाँ, दादाजी को गुस्सा आया था। पहले तो कभी कदर नहीं की जब वह यहाँ थी, अब जब यहाँ नहीं है तो हर कोई उसकी बात बात पर जिक्र करता है, जिसकी वजह से दादाजी को गुस्सा आता था। कहते हैं ना, जब इंसान के पास जो चीज रहती है तब कदर नहीं कर पाता तो फिर तब करने का क्या फायदा। जब वह चीज आपके पास से चली गई हो, आप सिर्फ उसे चीज का पछतावा कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज फिर अर्नव के मुंह से आयशा का जिक्र सुनकर दादाजी को गुस्सा आ गया था। अपनी जान से प्यारी पोती को यहाँ से दूर भेज चुके थे ताकि यहाँ के सारे से वह दूर रहे, दूर जा चुकी थी यहाँ से, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वह जब तक यहाँ नहीं आएगी तब तक अर्नव शादी नहीं करेगा। अनस की बात सुनकर सुनंदा जी को भी थोड़ी हिम्मत आती है और वह अपने फादर इन लॉ की तरफ देखते हुए कहती हैं, पिताजी अर्नव बिल्कुल सही कह रहा है, जब तक आयशा वापस नहीं आएगी तब तक अर्नव भी शादी नहीं करेगा। दादाजी सुनंदा जी की तरफ देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं,
क्यों, क्या इससे पहले शादी नहीं हुई? अरे उसके रहते हुए तुम लोगों ने उसके पति की शादी किसी और से करनी चाहिए थी। उसके रहते हुए उसके दिल पर क्या बीती होगी, यह सोचे बिना तुम लोगों ने उसे इतने दुख और दर्द दिए हैं। आज जब बात कर रहा हूँ कि अर्नव की शादी हो जाए तो तुम लोग कह रहे हो कि उसे यहाँ होना चाहिए। तुम लोगों को लगता है वह यहाँ आएगी कभी पलटकर? अगर आएगी भी तो सिर्फ मेरी वजह से। यहाँ पर मौजूद किसी शख्स से वह मतलब नहीं रखती, हर किसी से रिश्ता तोड़कर वह जा चुकी है यहाँ से। क्यों उसका जिक्र करके मुझे तकलीफ देते हो? क्यों उसका जिक्र करके मुझे वह सब याद करने पर मजबूर करते हो जो तुम सब ने उसके साथ किया है? क्यों करते हो जिक्र उसका? अरे जब यहाँ थी तब उसके आंसू नहीं दिखे तुम लोगों को, अब यह उम्मीद करते हो कि वह यहाँ आएगी तो जियो इसी उम्मीद में। वह नहीं आने वाली, अगर आएगी भी ना तो वह सिर्फ मेरी वजह से आएगी, तुम लोगों की वजह से नहीं है। तुम लोगों ने कौन से रिश्ते उसे अपनी बहन मान लिया? दादाजी आज बरस पड़े थे। आज वह काफी दिनों की बात कमरे से आए थे। वह कहते हैं ना, इंसान को जब अंदर ही अंदर अपना गुस्सा दबा लेता है, अपनी तकलीफों को दबा लेता है, एक न एक दिन वो फटकार बाहर आता है। ऐसा ही हाल था दादाजी का। दादाजी गुस्से में उबल रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान की दरवाजे पर खड़ा एक सख्त शख्सियत वाला इंसान उनकी बातें सुनकर अपनी हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर लेता है और दादाजी की तरफ एक नजर देखकर वहां से वापस उल्टे पैर चला जाता है। दादाजी की बात सुनकर सुनंदा की स्नेहा, सोनाक्षी, आदित्य, अर्नव, काशवी, प्रियम, अर्नव, आकाश, विराज सबकी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि जानते थे वह लोग कि दादाजी कुछ झूठ नहीं कह रहा है। भले ही उनके शब्द इस वक्त गुस्से में निकल रहे हो, लेकिन एक एक शब्द बिल्कुल सत्य थे। दादाजी वहां से उठकर अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। वही शंकर दादाजी अफसोस से अपना सर नाम दिला देते हैं और अर्नव की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों उन जख्मों को खरीदना चाहते हो जो वक्त के साथ भर रहे हैं? क्यों उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो? तुम लोग समझ में नहीं आता, उसे बच्चे का जिक्र करके मेरे दोस्त, मेरे कुलभूषण को तुम लोग तकलीफ दे रहे हो। अरे समझो, जब तक वह तुम लोगों के साथ थी तब तक तुम लोगों ने कोई कदर नहीं किया। दूर हो चुकी है तब तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है। मैं कुछ नहीं जानता, अगले 1 महीने के अंदर तुम्हारी और काशवी की एंगेजमेंट है तो है, यह मेरा फैसला है शंकर सिंह राजपूत का, और मेरा फैसला किसी पत्थर की लकीर की तरह है, यह नहीं बदलेगा। और दिए गए तारीख और मुहूर्त पर तुम्हारी और काशवी की एंगेजमेंट होगी, यह आखिरी फैसला है। कहकर वहां से शंकर जी ओबरॉय हवेली से बाहर चले जाते हैं। उन्हीं के पीछे राजपूत फैमिली के जितने भी लोग थे सब चले जाते हैं। वही सुनंदा की, जो अब तक आंसू संभाल रखे थे, वह रोने लगती है। वही अर्नव की आंखें गुस्से से एकदम लाल थी, वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सब लोग जानते थे कि सब लोगों से एक गलती नहीं एक गुनाह हुआ है, जो मासूम सी बच्ची को अपने परिवार से दूर रखा, ममता के साए से दूर रखा, भाई बहन के साए से दूर रखा। ये गलती नहीं है, ये गुनाह है उन सब का जिनकी सजा अब उन्हें मिल रही थी। मफिन एंड कपकेक की क्यूट हरकत एंड राजावट फैमिली। अब आगे लंदन। आयशा अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर अपने केबिन से बाहर आती है और अपने पर्सनल लिफ्ट की तरफ चली जाती है। वहां जाने के बाद वह ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करती है और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तो वहां आर्यन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। आर्यन आगे बढ़कर आयशा के गोद से मफिन को ले लेता है। ये देखकर मफिन गुस्से भरी नजरों से आर्यन को देखने लगता है, क्योंकि उसे जरा भी पसंद नहीं आया था कि वह अपनी मम्मा से अलग हो। वही कपकेक आर्यन को देखकर हाथ पैर करने लगती है। ऐसा ये देखकर मुस्कुराती है और कपकेक को आर्यन को देखकर मफिन को अपने पास ले लेती है, क्योंकि आयशा जानती थी कि उसका बेटा उसके लिए बहुत पसंद है और उसकी बेटी भी उसके लिए पजेसिव है। लेकिन आर्यन उसका फेवरेट था, इसलिए कपकेक हमेशा आर्यन के पास रहती थी और मफिन हमेशा से ही अपनी मम्मी के पास रहता था। जल्दी किसी के पास नहीं जाता था, सिर्फ 2-4 ही लोग थे जिनके पास हो जाया करता था। और आर्यन से तो उसका 36 का आंकड़ा था। वह कहते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं, वैसा ही हल मफिन का था, वह शरारती बहुत था। आर्यन और आयशा दोनों संभाल कर बच्चे को करी करते हैं और उसके बाद कर में बैठ जाते हैं। कर में बैठने के बाद काफी शांति छाई रहती है और मफिन और कपकेक एक दूसरे को देखते हैं और देखते हुए एक दूसरे को वह दोनों कुछ इशारेबाजी करते हैं, जैसे कुछ बातें कर रहे हो दोनों खुद में। वही आर्यन जो बैठा था खामोशी के साथ, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। वह आयशा की तरफ देखा है और उससे कहता है, तो तुम्हारा क्या प्लान है? तुम जाना चाहती हो इंडिया? तुम जाना चाहती हो मुंबई? क्योंकि देखो हमारी एक नई ब्रांच भी वहां खुल रही है और तुम्हें बिजनेस वुमेन का अवार्ड भी मिलने वाला है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? आर्यन की बात सुनकर आयशा के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है और वह इस तरह से मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखती है और उससे कहती है, वक्त आ गया है अब वापस जाने का और सबसे सामना करने का, इसलिए तैयारी करो, हम लोग जल्दी चलेंगे इंडिया। ऐसा कहकर आयशा खामोश हो जाती है और वही आर्यन उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराता है। वह जानता था कि आयशा की खाने का मतलब क्या है, आयशा की बात का मतलब क्या है, वह बहुत अच्छे से जानता था। वह अब अपने परिवार से सामना करने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर में उनकी कार आकर एक बहुत बड़े विला के सामने रुकती है। वह राजावत विला, लंदन का सबसे खूबसूरत वाला।
आयशा मफिन और कपकेक को संभालते हुए बाहर निकलती है। कर से आर्यन वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उसे कहीं और भी जाना था और आयशा मशीन और कपकेक के साथ अंदर जाने लगती है। आयशा ने अभी उसे विला की दहलीज पर कदम रखा ही था कि कोई आकर एकदम से उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके गोद में खेल रही उसे कपकेक को ले लेता है और इसी के साथ एक और हाथ आगे आता है और मफिन को अपनी गोद में ले लेता है। आयशा जब अपनी नजर उठाकर सामने देखती है तो सामने कोई और नहीं 45 साल की एक औरत जिन्होंने एक रॉयल साड़ी पहनी हुई थी और उनका लुक भी काफी रॉयल था, एलिगेंट था और उनके हाथ में इस वक्त मफिन था और उनके बगल में ही एक और खड़े थे जिनकी उम्र 47 साल की थी, जिन्होंने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था, उनके हाथ में कपकेक थी। आयशा उन दोनों शख्सियत को देखकर मुस्कुराती है और झुककर आशीर्वाद लेती है और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। वह जानती थी कि यह रोज का है। लिए जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। राजावत फैमिली। राजावत फैमिली के हेड शोभित राजावत और उनकी बेगम साहिबा अनुप्रिया राजावत ये दादाजी और दादी जी हैं। इनका बस एक ही बैठे हैं, उनका नाम है कारण राजावत और उनकी बीवी है कीर्ति राजावत। करण जी के हाथ में इस वक्त कपकेक थी और कीर्ति जी के गोद में इस वक्त मफिन था। वह अपनी नानी को देखकर काफी खुश था और वह उन्हें देखते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उनका चेहरा छूता है और छूटे हुए क्यूट सी आवाज में कहता है, ना नी ना नी। वही प्रीति की मशीन के मुंह से अपने लिए नई सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है और वह उसके प्यार से चेहरे को छूते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं आपकी नानी हूँ मेरे राजा बेटा। वही करण जी के हाथों में मौजूद कपकेक भी करण जी देखकर खुशी के साथ चिल्लाते हुए कहती है, ना 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 ना। करण जी कपकेक की हरकत पर मुस्कुरा देते हैं और कीर्ति जी और करण जी दोनों ही अपने हाथ में बच्चों को लेकर लिविंग हॉल की तरफ चले जाते हैं। लिविंग हॉल में इस वक्त दादी जी और दादाजी मौजूद थे और कीर्ति जी करण जी जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अभी वह दोनों बैठे ही हुए थे तभी दादाजी और दादी जी जो आराम से बैठे हुए थे अपनी जगह मफिन दादाजी को देखकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। ये देखकर कीर्ति जी मफिन को दादाजी को दे देती है और वही मफिन को दादाजी की गोद में देखकर कपकेक गुस्से से मुंह फुला लेती है और वह करण जी की गोद से छूटने के लिए कोशिश करने लगती है। वही करण जी उसकी हरकत पर अपना सरनाम दिला देते हैं और उसे दादाजी के पास बैठा देते हैं। बच्चे 11 महीने की हो चुके थे, इस वजह से वह दोनों अब बैठने भी लगे थे, थोड़ा बहुत चलाते भी थे। अब बात करते हैं कारण और कीर्ति जी के बच्चों की। तो उनके दो बच्चे हैं, एक अंशी जो 25 साल की है और अभिमान और उसकी बीवी अमृता। अभियान की उम्र 29 साल की है और अमृता की उम्र 25 साल की है। इन दोनों की शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं। अभियान एक बिजनेसमैन है और अमृता एक हाउसवाइफ है, लेकिन पहले वह अभियान की सेक्रेटरी थी और शादी के बाद भी वह सेक्रेटरी ही है अभियान की। वह कभी कभी ऑफिस जाती है। खैर आते हैं कहानी पर। आयशा इस वक्त किचन में थी और वह किचन से अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आती है। उसे ट्रे में छोटे छोटे 2 बोल थे और वह मफिन और कप केक को फीड करने लगती है। इस वक्त उसे बोल में मल्टीग्रेन दलिया थी जो कीर्ति जी ने बच्चों के लिए बनाई थी। बच्चों का डेली का यही रूटीन रहता था। खैर यह है आयशा की नई फैमिली। कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कैसी लगी और बच्चों की हरकतों के भी बारे में बताना। एक मुलाकात आहंग की तन्हाई से। इंडिया। एक सुनसान इलाका, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो सीधा रूह तक उतर जाए। वहां एक बहुत ही आलीशान विला खड़ा था जिसकी थीम पूरी तरह ब्लैक और वाइट थी। बाहर से देखने पर ही साफ महसूस होता था कि ये कोई आम जगह नहीं, ये विला बहुत महंगा है, बहुत खास है। इसकी दीवारों पर लगे सफेद काले संगमरमर, बड़ी बड़ी शीशों की खिड़कियां और चारों ओर फैली खामोशी इस जगह को और रहस्यमयी बना रही थी। ये विला किसी कहानी की तरह था, खूबसूरत मगर डरावना, चमकदार मगर ठंडा और खामोश। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई तेज आवाजों में 5-6 बड़ी बड़ी कारें वहां आकर रुकती हैं। सब गाड़ियों की एक जैसी आवाजें, जैसे किसी खास पल का ऐलान कर रही हो। कारों के रुकते ही उनके दरवाजे खुलते हैं और उनमें से एक जैसे ड्रेस पहने लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। उनके कपड़े भी उसी विला की थीम की तरह ब्लैक एंड व्हाइट में थे। चेहरों पर कोई भाव नहीं, आंखों में कोई सवाल नहीं, बस एक ठंडी सी सख्ती और हुक्म मानने की आदत। उनमें से एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और सबसे महंगी कार का दरवाजा खोलता है। अब जो बाहर निकलता है वो कोई आम इंसान नहीं था। करीब 6 फुट 3 इंच लंबा, सीधा सादा नहीं, बल्कि ऐसा शरीर मानो किसी ने पत्थर को तराशकर बनाया हो। चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और साफ दिखते 8 पैक एब्स, जैसे हर मांसपेशी अपनी ताकत का सबूत दे रही हो। उसकी स्किन हल्की गहरी थी, लेकिन उसमें एक चमक थी जो रात में भी साफ नजर आती थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन हर लट उसकी पर्सनैलिटी को और रहस्यमयी बना रही थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खींचती थी वो थी उसकी नीली आंखें।
गहरी, ठंडी, लेकिन जिंदा, जैसे कोई समंदर हो जिसमें सब कुछ डूब सकता है। कोई उन आंखों में देखे तो शायद खुद को ही भूल जाए। जैसे ही वो आदमी विला के अंदर दाखिल हुआ, वहां का पूरा माहौल बदल गया। सब तरफ एक गहरी सी खामोशी छा गई। विला के अंदर जितने भी नौकर चाकर थे, सबने एक साथ सिर झुका लिया। कोई कुछ नहीं बोला, बस उसके आने भर से ही सबकी नजरें झुक गईं। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो किसी आम इंसान में नहीं होता। वो बहुत आराम से चल रहा था, लेकिन उसके हर कदम में रुतबा और दबदबा साफ दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये विला उसी के लिए बना हो। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, जो उसे और भी हैंडसम बना रही थी। बालों की छोटी सी चोटी पीछे बंधी थी और आगे से बाल बहुत अच्छे से सेट किए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो, कसकर तैयार किया गया, एकदम परफेक्ट। उसकी कलाई में एक बहुत ही महंगी घड़ी थी, जो उसके रुतबे को और बड़ा बना रही थी। वो घड़ी भी ऐसे चमक रही थी जैसे जानती हो कि वो किसके हाथ में है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सीधा अंदर चला गया और उसके साथ साथ पूरे विला में सन्नाटा और गहरा हो गया। वो जैसे ही अंदर आया, उसकी नीली आंखें चारों तरफ घूमी। लेकिन एक पल के लिए उसकी नजर विला के बटलर पर जाकर रुकी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया, एक छोटा सा इशारा, मगर उसमें साफ आदेश था। बटलर ने तुरंत सिर झुका लिया और एक कदम पीछे हट गया। फिर वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन बहुत शांत। ऐसा लग रहा था जैसे हर सीढ़ी उसकी मौजूदगी महसूस कर रही हो। पूरा घर एकदम शांत था, बस उसकी चाल की आवाज गूंज रही थी। वो सीधे ऊपर जाकर एक कमरे के सामने रुका और दरवाजा खोला। ये कमरा कोई आम कमरा नहीं था, ये था मास्टर बेडरूम। कमरे की थीम बाकी विला से बिल्कुल अलग और बेहद अनोखी थी। दीवारें सफेद थीं, लेकिन उन पर काले डिजाइन उकेरे गए थे। फर्श पर गहरे ग्रे रंग की नरम कालीन बिछी थी और कमरे की लाइटिंग इतनी सॉफ्ट थी कि सब कुछ और भी खूबसूरत लग रहा था। खिड़की के पास हल्के कपड़े के लंबे पर्दे हवा से हल्का हल्का हिल रहे थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता था, वो था कमरे की एक पूरी दीवार। उस दीवार पर एक लड़की की ढेर सारी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में वही लड़की थी, कभी मुस्कुराते हुए, कभी किताब पढ़ते हुए, कभी झील के किनारे खड़ी, तो कभी किसी फूल को निहारती हुई। कुछ तस्वीरें काले और सफेद रंग में थीं और कुछ रंगीन, लेकिन हर तस्वीर में उस लड़की की मासूमियत और गहराई साफ नजर आती थी। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती हों। वो आदमी कुछ देर तक बस उन तस्वीरों को देखता रहा। उसकी नीली आंखों में एक चमक सी आ गई थी, जैसे कोई याद फिर से ताज़ा हो गई हो। फिर वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद हुआ और वो कमरे में कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, जैसे हर दीवार, हर कोना उसके जज्बातों को चुपचाप सुन रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपने कदम उस दीवार की तरफ बढ़ाए, जहां वो लड़की की तस्वीरें लगी थीं। हर कदम के साथ उसकी आंखों की नमी और गहरी होती जा रही थी। वो एक तस्वीर के सामने जाकर रुक गया, वही तस्वीर जिसमें वो लड़की हल्की मुस्कान लिए उसके ही तरफ देखती सी लग रही थी, जैसे उसकी रूह उसी फ्रेम में कैद हो। उसने कांपते हाथों से उस तस्वीर पर हल्के से उंगलियां फिराईं, बड़े प्यार से, जैसे वो कांच के पार से उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके होंठ हिले, आवाज धीमी थी पर दिल से निकली हुई। बीवी, 2 साल हो गए तुम्हें गए हुए, अब तो वापस आ जाओ। कब तक इतना तड़पाओगी अपने हबी को? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें इंतजार भी था, एक उम्मीद जो अब भी जिंदा थी। कमरे की फिजा और भी भारी हो गई थी और उसकी आंखें उस तस्वीर पर ही ठहरी रहीं, जैसे वो वहीं से उसे देख रहा हो और शायद वो लड़की भी कहीं से सुन रही हो। वो उस तस्वीर के थेम खड़ा रहा, बस खड़ा रहा, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। कमरे की घड़ी की टिक टिक भी अब धीमी लगने लगी थी। उसकी नीली आंखें उस तस्वीर पर टिकी थीं, लेकिन अब उनमें ठहराव नहीं था, अब उनमें एक हलचल थी, एक बेचैनी थी। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और वो तस्वीर अपने सीने से लगा ली। जैसे कोई बरसों पुरानी धड़कन फिर से लौट आए हो, जैसे उस तस्वीर में उसका पूरा जहां बसता हो। वो तस्वीर उसकी चौड़ी छाती से लगी थी और उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकले, मगर उसकी रूह चीख रही थी। अब तक जो आंखें बेहद ठंडी और शांत थीं, उनमें नमी उतरने लगी थी। एक गहरी उदासी उन नीली आंखों में भरने लगी। फिर वो नमी चुपचाप एक आंसू बनकर बह निकली। एक अकेला आंसू जो उसकी आंख से गिरा और तस्वीर के कोने से टकराया। शायद उस तस्वीर में मौजूद लड़की ने भी उस आंसू को महसूस किया हो, शायद उसे भी उस पल एहसास हुआ हो कि कोई उसे आज भी टूटकर चाहता है। वो चुप था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। वो तस्वीर अब भी उसके सीने से लगी हुई थी, जैसे उसकी रूह उसी के साथ बंधी हो।
उसकी सांसें भारी होने लगी थीं और गला रुंधने लगा था। दिल की दीवारें अब कमजोर हो चुकी थीं और अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने बहुत धीमी आवाज में कांपते लहजे में कहा, वापस आ जाओ बीवी, टूट गया हूं तुम्हारे बिना। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे हर शब्द के साथ उसका दिल टुकड़ों में गिर रहा हो। जानता हूं, मैंने बहुत गलत किया। तुम थी फिर भी मेरे अपने लोग दूसरी शादी की बात करते रहे। और मैं बस चुप रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो तस्वीर पर गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर भी रो रही हो। माफ कर दो मुझे, एक बार बस लौट आओ। देखो, तुम्हारा वो शांत मजबूत सा पति अब टूट चुका है। हर सांस में बस तुम हो, हर खामोशी में सिर्फ तुम्हारा नाम। वापस आ जाओ बीवी, बस एक बार। कमरे की खामोशी अब चीख बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें अब भी एक उम्मीद बाकी थी, उसकी बीवी की वापसी की। वो अब भी उस तस्वीर को सीने से लगाए खड़ा था, जैसे वो तस्वीर ही उसका आखिरी सहारा हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अब उसकी आवाज में सिर्फ टूटन थी, कोई गुरूर नहीं, बस पछतावा। उसने कांपते होठों से धीरे से कहा, जानता हूं गलती हुई है मुझसे, पर वादा करता हूं अब कभी तुम्हारे सामने से मुंह नहीं मोड़ूंगा, कभी नहीं। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, वो अब जमीन पर बैठ गया, तस्वीर अब भी सीने से लगी थी और उसने सिर झुका लिया। माफ कर दो बीवी, प्लीज वापस आ जाओ। अपनी जान के लिए आ जाओ, अपने उस हबी के लिए जो बस तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी थीं, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी, एक सच्चे पछतावे की। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। बस लौट आओ एक बार। कमरे में फैला सन्नाटा अब उस टूटे दिल की चीख को अपने अंदर समेटे हुए था। वो अब भी वहीं बैठा था, तस्वीर को ऐसे पकड़े हुए जैसे अगर छोड़ी तो वो भी बिखर जाएगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे खुद से भी डरता हो। आंसू उसकी आंखों में ही थे, लेकिन अब उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने जमीन पर अपने घुटने टिकाए और वहीं बैठ गया, हाथों में तस्वीर को मजबूती से पकड़े हुए, जैसे वो अपने अंदर एक दुनिया को समेटे हुए हो जो अब टूटने जा रही थी। घंटों तक वो ऐसे ही बैठा रहा, सिर्फ खामोशी थी और कुछ नहीं। उस खामोशी में भी वो दर्द महसूस हो रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी। शायद कोई करिश्मा होगा, शायद वो लड़की वापस आएगी, या फिर शायद यही उसकी सजा थी, इस खामोशी में अपना आत्मा खो देना। वो घड़ी की टिक टिक को भी सुन सकता था, जो जैसे उसकी रूह की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। कुछ भी नहीं बदला, बस वक्त वहीं थमा हुआ था और वो घबराहट में बैठा हुआ था। आंखें बंद करके बैठा हूं, यादों के साए में। दिल की आवाज को दबा रहा हूं, तेरे बिना कुछ भी नहीं, बस तन्हाई में। घंटों बीत गए, मगर दिल की ये खामोशी, तुझसे किए वादों की सजा अब मेरी तन्हाई में। तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी राहों में खो गया हूं। बस एक ही दुआ है कि लौट आओ, तुम्हारे बिना मैं तो मर चुका हूं। आहंग के जज्बात और चाइल्डहुड मेमोरी। ए फ्लैट आगे, योजक चिन्ह। उसने अचानक ही तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया, इतनी जोर से जैसे वो तस्वीर नहीं, उसका आखिरी सहारा हो। उसके होंठ कांप रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, पर आवाज कहीं गले में ही अटक गई थी। तुम सुन रही हो ना? उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर उसमें अब भी एक जिद थी, एक उम्मीद। देखो, मैं फिर टूट रहा हूं, जैसे पहले टूटा था, लेकिन इस बार तुम नहीं आई तो शायद मैं खुद को कभी जोड़ नहीं पाऊंगा। वो तस्वीर को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे कोई उजड़ा घर जिसमें अब सिर्फ दीवारें बची हों। तुम कहती थी ना कि मैं बहुत गुस्सैल हूं, पर देखो आज मैं बस एक बच्चा बन गया हूं जो सिर्फ तुम्हें मांगता है। वो उठा नहीं, बस वहीं जमीन पर बैठा रहा, अपने घुटनों में सिर छुपा लिया। बाहर हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी और खिड़की से आती बूंदों की टप टप आवाज उसकी बेचैनी में घुल रही थी। कुछ देर बाद उसकी सांसें थोड़ी और भारी हो गईं। शायद रोया नहीं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बिखर चुका था। और तभी एक धीमी सी सरसराहट, जैसे कोई परछाई उसके पास से गुजरी हो। उसने धीरे से सिर उठाया। तुम। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद वो उसका वहम था, या फिर उसकी तड़प ने वाकई उस रूह को खींच लिया था। लेकिन उस एक पल में वो फिर मुस्कुराया। अगर ये साया भी तेरा है तो मैं इस अंधेरे में भी जिंदा रह लूंगा, बीवी। योजक चिन्ह। उसने खुद को थोड़ा संभाला, अपनी सिहरती उंगलियों से उस तस्वीर को देखा, एक टक जैसे उसकी रूह उसी में कैद हो। फिर हल्के से मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में एक लरचती हुई शिद्दत थी।
तुम्हारे बिना ये सांसें भी बोझ लगती हैं। उसने तस्वीर को अपने होठों से लगाया। एक लंबी, गहरी और जज्बातों से भरी किस, जैसे हर टूटे टुकड़े को चूम कर फिर से जोड़ना चाहता हो। जैसे वो तस्वीर ही उसकी दुनिया हो, उसकी मोहब्बत की आखिरी निशानी। उसने बहुत धीमे से तस्वीर को वहीं रख दिया जहां से उठाया था। नजरों से उसे आखिरी बार छुआ और फिर मुड़ गया। वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ा, दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे शर्ट के बटन खोलने लगा। हर बटन के साथ जैसे उसके सीने पर दबे जज्बात भी खुल रहे थे। शर्ट उतरते ही उसके मस्कुलर चेस्ट सामने आई, छाती चौड़ी, बाजू सख्त, हर मांसपेशी जैसे मोहब्बत में जली हुई हो। उसने वॉशरूम का शावर चालू किया और एक गहरी सांस लेकर पानी के नीचे खड़ा हो गया। शावर की हर बूंद उसके जिस्म से टकरा रही थी और उसके बदन पर फिसलती वो बूंदें उसे और भी रोशन और खतरनाक बना रही थीं। उसके गीले बाल, भरी दाढ़ी पर टपकते कतरे और उस उदास चेहरे की आग, सब कुछ उसे किसी टूटे हुए मगर अब भी मोहब्बत में डूबे राक्षस जैसा बना रहा था। उसके होंठ बुदबुदाए, एक बार, सिर्फ एक बार आ जाओ। उसकी आंखें फिर भी बंद थीं, पर उस अंधेरे में भी उसका इंतजार अब भी जाग रहा था। योजक चिन्ह, बहुत ही हसीन, मासूम और दिल को छू जाने वाला मोड़ है महबूबा। अब उसी बहते पानी, बंद आंखों और भरे हुए सीने के साथ उस बीते वक्त की परछाई को पेश करता हूँ, एक नर्म याद जो सीने में चुभती भी है और सुकून भी देती है। योजक चिन्ह, शावर की बूंदें अब भी उसके जिस्म पर गिर रही थीं, पर उसकी आंखें बंद थीं। उसके सामने अब अंधेरा नहीं बल्कि अतीत का उजाला था। धीरे धीरे एक मासूम सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जान, देखो ना, मेरी गुड़िया टूट गई। वो आवाज इतनी कोमल, इतनी प्यारी थी, जैसे रूह को छू जाए। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। भीगे बदन के साथ उसकी मांसपेशियां तन गईं, पर वो आंखें अब भी बंद थीं, क्योंकि अब वो वहां नहीं था। वो लौट चुका था उस पुरानी गली में जहां बचपन बसा था। उसे साफ साफ दिखा, एक छोटी सी लड़की, यही कोई 5-6 साल की, दो चोटी बांधी हुई, आंखों में सारा आसमान भरा था, पर होठों पर हल्की सी नाराजगी थी। वो लड़की आयशा थी, और वहीं उसके सामने एक दुबला पतला मगर तेज निगाहों वाला लड़का खड़ा था। उम्र यही कोई 12-13 साल। चेहरे पर एक अजीब सी जिम्मेदारी और अपनापन। वो लड़का कोई और नहीं, अरहान था। वो हर बार जब भी रोती, बस एक ही नाम पुकारती, जान। वो जान बोलती क्योंकि उसे अरहान कभी नहीं बोलना आया, उसे जबान लड़खड़ाती थी। और अरहान कभी उसे रोने नहीं देता, कभी नहीं टोकता कि मेरा नाम जान नहीं है, क्योंकि उसके लिए उस नाम से बढ़कर कोई रिश्ता ही नहीं था। वो हर बार मुस्करा कर कहता, तेरी जान हमेशा तेरे पास रहेगी, तू रो मत। योजक चिन्ह, शावर का पानी अभी भी बह रहा था, पर अब उसकी आंखों से भी कुछ बह निकला था, पानी नहीं, यादों की तपिश। उसने आंखें खोली और शावर बंद कर दिया। आयशा, उसके होठों से टूटा हुआ नाम निकला। तू मुझे जान कहती थी और मैं उस जान में ही जीता रहा। अब वो खुद से नहीं बच पा रहा था। वो सिर्फ भीग नहीं रहा था, वो हर उस लम्हे में डूब रहा था जो अब सिर्फ याद बन चुका था। योजक चिन्ह, वो लम्हा जो अरहान की यादों में कहीं गहराई में दबा हुआ था, आज फिर से सामने आ गया था। उस समय आयशा सिर्फ 5 या 6 साल की नन्ही सी बच्ची थी। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, गोल चेहरा और दो छोटी चोटियों में बंधे उसके बाल। हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया थी, जिसे वो हर वक्त सीने से लगाए रखती थी, जैसे वो गुड़िया उसकी पूरी दुनिया हो। और वहीं पास में खड़ा था अरहान, करीब 12-13 साल का, लंबा, तेज निगाहों वाला लड़का। उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व चेहरा, गहरी आवाज और सख्त मिजाज। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास और उसकी गंभीरता किसी भी आम बच्चे से कहीं अलग थी। आयशा अपनी टूटी हुई गुड़िया को लेकर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे धीरे जान जान कहकर पुकार रही थी। वो अरहान नहीं कह पाती थी, इसलिए बचपन से ही उसे जान कहकर बुलाती थी। और अरहान को कभी ऐतराज नहीं हुआ। उसे यह शब्द सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि उस मासूमियत में एक अपनापन था। अरहान ने उसके हाथ से वो गुड़िया ली और बिना कुछ कहे जमीन पर फेंक दी। आयशा सहम गई, उसकी आंखों में और भी ज्यादा पानी भर आया। उसने रुकते रुकते पूछा, जान, आपने मेरी गुड़िया क्यों फेंकी? अरहान ने एक सख्त मगर ठहराव भरी आवाज में कहा, क्योंकि आपके लिए इससे बेहतर लाऊंगा। ये अब आपके लायक नहीं है। और वो बिना कुछ और कहे चला गया। शाम ढलते ही, जैसे वादा निभाना उसकी आदत हो, अरहान वापस आया। इस बार उसके हाथ में एक सुंदर सी नई गुड़िया थी, महंगी, चमकदार कपड़े पहने हुए, बिल्कुल वैसी जैसी टीवी में आती थी।
उसने वह गुड़िया चुपचाप आयशा के सामने रख दी और धीरे से कहा, ये आपके लिए लाया हूं। अब इसे कोई नहीं छीन सकता। नन्ही सी आयशा का चेहरा खिल उठा। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जैसे पूरा आसमान उसके गालों पर उतर आया हो। खुशी में झूमती हुई उसने बिना कुछ कहे अरहान को गले से लगा लिया। अरहान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने भी उसे गले से लगा लिया। वो नन्ही बाहें जो उसके कमर के आसपास लिपटी थीं और उसका छोटा सा सिर जो उसके सीने से लगा था। उसी पल उसे पहली बार किसी अपने होने का एहसास हुआ था। योजक चिन्ह। और उसी पल अरहान की आंखें खुली। हकीकत में लौटते हुए उसने पाया कि कोई नर्म सा स्पर्श उसके सीने पर है। वो तुरंत सतर्क हो गया। एकदम से उसने उस हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचा, और जो चेहरा सामने आया वो किसी और का नहीं, आयशा का था। वो अब भी उसी तरह नजरों में मोहब्बत लिए उसे देख रही थी, जैसे वक्त कहीं थम गया हो। अरहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। कुछ पल के लिए वो कुछ कह नहीं पाया, बस देखता रहा उस चेहरे को, उन आंखों को, जिन्हें देखने के लिए उसकी रूह तरस गई थी। आयशा भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे निहार रही थी। दोनों की आंखों के बीच कोई शब्द नहीं थे, पर लम्हा चीख चीख कर कह रहा था, आप लौट आए। योजक चिन्ह। वॉशरूम में हल्की सी नमी और शावर की आवाज गूंज रही थी। अरहान और आयशा दोनों शावर के नीचे खड़े थे। पानी की बूंदें उनके शरीर से गिर रही थीं, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे पर था। आयशा की नजरों में वह भावनाएं थीं जो सिर्फ अरहान को ही महसूस हो सकती थीं। अरहान उसकी आंखों में गहरे तक डूबा हुआ था और आयशा की हर मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे बार बार खींचता था। अरहान धीरे से अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए आयशा को देखता हुआ, तुम नहीं हो फिर भी तुम मेरे पास हो। तुम हकीकत नहीं फिर भी मेरी हर हकीकत हो। तुम साथ नहीं फिर भी तुम हर कदम मेरे साथ हो। तुम दूर हो फिर भी मेरी हर धड़कन हो। अरहान की आंखों में गहरी तड़प थी, जैसे वह हर पल आयशा को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहता हो। वह धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी नर्म त्वचा को महसूस करने के लिए उसे गले लगाने की कोशिश करता है। आगे बढ़कर वह अपने माथे से आयशा के माथे को जोड़कर खड़ा हो जाता है और शॉवर से गिर रहे पानी अरहान की बॉडी पर ठहर रही थी। माथे से माथा मिला और एक सन्नाटा सा गूंजा। खुशबू तुम्हारी जज्बातों की हवा में फैल गई। तुमसे जुड़ी वो खामोशी, वो मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। अरहान अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें आयशा की आंखों से जा टकराती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है और उसको देखकर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो जैसे कि वह उसके सामने ही मौजूद है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लपेटता है, आयशा एक धुंध की तरह गायब हो जाती है। अरहान ठिठक जाता है और एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होता कि क्या हुआ। आयशा अब उसके सामने नहीं है, बस उसका एहसास और वो प्यारी सी धुंध है जो गायब हो चुकी है। तुमसे मिलने की ख्वाहिश ने मुझे जिंदा रखा। तुम्हारी यादों ने मुझे खुद से जुड़ा रखा। अब तुम नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। तुम हमेशा मेरे दिल में बस के रखा। अरहान हड़बड़ाते हुए चारों ओर उसे ढूंढता है, लेकिन आयशा कहीं नहीं दिखती। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। वह बेतहाशा चारों ओर देखता है, फिर अचानक उसने अपनी मुट्ठी कसकर वॉशरूम के वॉल पर दी और उसका हाथ दीवार से टकराते ही खून बहने लगा। वह आंसू रोक नहीं पाता और अपने हाथ से खून बहते हुए देखता है, जैसे उसकी रूह भी कहीं टूट गई हो। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। अरहान खुद को संभाल कर वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था और उसके हाथ से खून वैसे ही टपक रहा था। वह उन जख्मों को देखा है और उन जख्मों को देखते हुए कहता है, इन जख्मों में छुपा है दर्द का राज। कभी खुद से कभी तुझसे ये जुदाई का ताज। इन हाथों में खून तो बह रहा है, लेकिन दिल की खामोशी में तेरी यादें अभी तक बसी हैं। योजक चिन्ह। ऐसा कहकर वह अपने जख्मों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वार्डरोब की तरफ जाता है। वहां से अपना सिंपल सा टी शर्ट एंड ट्राउजर पहनकर बाहर आता है और वैसे ही रूम से बाहर निकल जाता है। अरहान के एहसास। ए फ्लैट आगे। अरहान के हाथ से खून अब भी बह रहा था, पर जैसे उसे उस दर्द का कोई होश नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ा जख्म तो वो था जो अभी अभी उसके दिल पर पड़ा था, आयशा का यूं धुंध बनकर गायब हो जाना। भीगे हुए बालों से पानी अब भी टपक रहा था, बदन अब भी गीला था, मगर मन वो पूरी तरह सूना हो चुका था। अरहान बिना कुछ बोले वॉशरूम से बाहर आया। कमरे की लाइट्स मंद थीं और कमरे में फैली एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी उसकी तन्हाई को सुन रही हों। वो सीधा सीढ़ियों की ओर बढ़ा, गीले कदमों से। हर कदम जैसे भारी होता जा रहा था। सीढ़ियां उतरते वक्त उसकी चाल में एक ठहराव था, एक बोझ था जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था। नीचे लिविंग हॉल में सब शांत था।
वहां एक बहुत बड़ा और शानदार डाइनिंग टेबल था, जिसकी हेड चेयर की ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बस एक खालीपन था जो उसकी आंखों से झलक रहा था। वो धीरे से जाकर हेड चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखें अब भी कहीं और थीं, जैसे वो इस दुनिया में नहीं बल्कि उसी धुंध में कहीं भटक रहा हो जहां आयशा खो गई थी। कुछ ही पल बाद 2-3 सर्वेंट्स चुपचाप आए और उसके सामने डिनर सर्व करने लगे। गर्मा गर्म खाना, करी, रोटी, सलाद और सूप। हर चीज एक राजा जैसी ठाट में परोसी गई थी, मगर उस ठाट में स्वाद नहीं था, क्योंकि भूख की जगह अब दर्द ने ले ली थी। अरहान ने बहुत धीमे से एक आध निवाला उठाया, बस यूं ही, ताकि कोई पूछे ना कि खाया क्यों नहीं। पर हर कौर उसके गले में एक कांटे जैसा चुभ रहा था। उसने एक गिलास पानी पिया और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सर्वेंट्स अब भी एक कोने में खड़े थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अरहान ने बिना किसी की तरफ देखे सीधा सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। अब की बार वो पहले से भी ज्यादा शांत और ठंडा लग रहा था, जैसे वो अपने ही भीतर कोई जंग लड़ रहा हो। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर तक पहुंचा, जहां उसका बेडरूम था। लेकिन इस बार वो अपने कमरे में नहीं गया। उसने उस कमरे की लाइन में बने लास्ट डोर की तरफ देखा, उसका स्टडी रूम। वो धीरे से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही एक अलग ही एहसास ने उसे जकड़ लिया। स्टडी रूम में हर चीज करीने से सजी थी। दीवारों पर किताबों की अलमारियां, एक बड़ा सा ब्लैक मार्बल डेस्क, सामने की खिड़की से बाहर दिखती रात की नमी और कोने में जलती एक धीमी सी लैंप की रोशनी। अरहान ने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने डेस्क पर रखे एक पुराने नोटबुक को खोला। उसमें वही लफ्ज दर्ज थे जो उसने कभी आयशा के लिए लिखे थे। वो लफ्ज अब स्याही में नहीं, उसकी रूह में समा चुके थे। वो पन्ना पलटा और धीरे से बुदबुदाया, तुम चली गई हो, मगर मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यकीन है जो रूह मोहब्बत में बसी हो वो कभी दूर नहीं जाती। और फिर उसकी आंखों से एक खामोश आंसू उसकी जर्जर होती आत्मा की गवाही देने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरहान ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, पर दिमाग में चल रही हलचल अभी थमी नहीं थी। जैसे सैकड़ों ख्याल एक साथ चीख रहे हों और वो उन सब से भागना चाह रहा हो। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा, गहरी सांस ली और फिर कमरे की मिरर वॉल की तरफ बढ़ा। एक स्लाइडिंग बटन दबाते ही वो शीशे की दीवार दो हिस्सों में खुल गई और उसके सामने बालकनी का रास्ता बन गया। जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके गीले बालों को छूता हुआ गुजरा, उसके चेहरे से टकराया और उस हवा में कहीं कोई जानी पहचानी खुशबू तैरती हुई महसूस हुई। वो एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, पर धड़कनें तेज। उसने बालकनी की रेलिंग पकड़ी और फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं। वो झोंका जैसे किसी की छुअन थी, जैसे आयशा की उंगलियां फिर से उसके चेहरे पर सरक गई हो। ये सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया, पर दिल ने कहा नहीं, ये वही है जो कभी तुझमें बसी थी। सामने दूर तक फैला अंधेरा, शहर की चमकती रोशनियां और ऊपर फैला सन्नाटा। पर उस सब के बीच भी आज की रात में कोई अजीब सी महक थी, कोई सुकून और एक बेहिसाब बेचैनी। योजक चिन्ह। अरहान बालकनी की रेलिंग थामे खड़ा था। उसकी नीली आंखें उस गहरे अंधेरे में कहीं दूर टकटकी लगाए देख रही थीं। मानो उस स्याह सन्नाटे में भी वो किसी को तलाश रहा हो, किसी को जो अब वहां नहीं थी मगर फिर भी हर कोने में बसी हुई थी। हवा अब और सर्द हो चली थी। उसकी शर्ट का कॉलर फड़फड़ाया, बाल हल्के से बिखरे, मगर उसके चेहरे की शिकन नहीं हिली। धीरे से उसने अपनी आंखें बंद की और उसी पल एक चेहरा उसकी पलकों के पीछे उभर आया। आयशा। भीगे बाल, मासूम आंखें और होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो हमेशा उसके दिल की धड़कनों को उलझा देती थी। अरहान की सांसें थम सी गईं। चेहरे पर पहले सख्ती थी, पर अब एक अजीब सी नरमी फैल गई थी। उसके होठों की कोरों पर एक बहुत हल्की, बुझी सी मुस्कान उभरी, जैसे दिल ने एक पल के लिए उस साया को सच मान लिया हो। आयशा। भीगे बाल, मासूम आंखें और होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो हमेशा उसके दिल की धड़कनों को उलझा देती थी। अरहान की सांसें थम सी गईं। चेहरे पर पहले सख्ती थी, पर अब एक अजीब सी नरमी फैल गई थी। उसके होठों की कोरों पर एक बहुत हल्की, बुझी सी मुस्कान उभरी, जैसे दिल ने एक पल के लिए उस साया को सच मान लिया हो। योजक चिन्ह। टू बी कंटिन्यू। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर। कुछ गलती हो तो माफ भी कीजिएगा और बाय।